खबर है मैं खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे कोस्ट में शाहिद साहब और मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं नन अदर देन खालिद चिश्ती साहब। किसी तारफ़ के मुताबिक हैं चंद खबरें और फिर उनकी खिदमत पेश होते हैं। ईरान खित्ते से बाहर अमरीकी अहदाफ को क्या निशाना बना सकता है, एलर्ज कर रहा है अमरीका और बार बार ट्रंप साहब कह रहे हैं। ये क्या बात है, महज ये एक रेट्रिक है या इसमें कोई हकीकत भी है? पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात में क्या ट्रंप के लिए कोई वाज़े पैगाम और इशारे मौजूद थे? इस पर बात करेंगे। 28वीं तरमीम के बाद एक बार फिर टेक्नोक्रेटिक हुकूमत की गूंज सुनाई दे रही है, बड़े सीवी फिर रहे हैं दाएं बाएं, क्या कहानी है इस पर बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सस्ता तेल हम अब खरीद पाएंगे रशिया से, देर आयत दुरुस्त आयत। मेरे साथ मौजूद है जनाब एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच और वेरी सॉरी फॉर ट्राइंग योर पेशेंस। ये फरमाइए, मैं एक सीधा आपकी तरफ आता हूं। जो खबर है वो ये है कि एक तो हम देख चुके हैं कि जिस तरह आप फरमाते रहे हैं कि किस तरीके से जो डिक्लाइनिंग पावर, खुद मान लिया उसने कि वो डिक्लाइनिंग पावर है। मगर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि वो सारे जहाज उठा के जॉर्डन में ले गए हैं और खबर ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने फोन पे इनकार कर दिया खबरों के मुताबिक ट्रंप को कि वी विल नॉट अलाउ और स्पेस और रीफ्यूलिंग भी नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर जॉर्डन से उड़ेंगे तो वो तो नहीं पहुंच सकेंगे। F-35 भी 578 नॉटिकल माइल से ज्यादा नहीं जा सकता। ये क्या सिचुएशन है, कहां फंस गए हैं? जंग तो अब होती नजर नहीं आती, क्या कहेंगे चिश्ती साहब? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियां साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए बिल्कुल मैं तो डे वन से कह रहा था कि ये मिथ टूटी और जंग शुरू होने के दूसरे दिन ही मैंने अर्ज किया था, जब उन्होंने लीडरशिप पर हमला किया था और जब लोगों को कहा था कि टेक ओवर कर ले। मैंने उससे कहा था कि नॉन स्टार्टर है, ये जंग इस तरह नहीं जीती जाती। कोई प्रिडिक्शन नहीं की थी मैंने। आज जब 40 दिन, तकरीबन 39 दिन जंग लड़ ली अमेरिका ने, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि ये रिजल्ट होगा। देखिए आज अगर जंग में क्लैरिटी होती, अगर खुदा न खास्ता एक तरफ ईरान डिफीटेड माइंडसेट के साथ होता, सरेंडर कर चुका होता, रजीम चेंज हो गई होती, फुट ऑन ग्राउंड होते, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का जो सो कॉल्ड इल्जाम है और उसके ऊपर जो एनरिचमेंट है वो हैंड ओवर कर चुके होते, तो ऑल टुगेदर इतनी 2-2.5 महीने नेगोशिएशन नहीं चलती, क्योंकि एक डिफीटेड साइड है, एक विक्टोरियस साइड है, 2 और जमा 2 उसको आगे चल पड़ना था। अब क्योंकि न्यू फाउंड, में आपके प्रोग्राम में पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूं, एक न्यू फाउंड रियलिज्म ईरान के पास भी है और इस वजह से आपने देखा कि वो लीवरेज लेना चाहता है। और ईरान ऐसा मुल्क नहीं है जो 6 महीने साल बाद दोबारा हमला करवाए तो चले उस वक्त लीवरेज ले लेगा। अगर अभी नहीं लिया, उसने पहले ही 8 महीनों में दूसरी दफा हमला करवाया अपने ऊपर, व्हाटएवर रीजंस। तो जब अमेरिका ने हमला करवाने का मतलब ये नहीं उन्होंने इन्वाइट किया है, मैंने कहा उन्होंने सफर किया है। तो ये जब हमला दूसरी दफा हुआ है तो हर दफा तो वो लीवरेज नहीं ले सकते, इतनी डिस्ट्रक्शन करा के, हजारों सैकड़ों जानें देकर जो हुई है। तो ये एक न्यू फाउंडलिज्म को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अमेरिका की जो मिथ वो टूटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए आपने देखा वो कभी किसी के सहारे जंग बंद करने का कहते हैं, कभी किसी को क्रेडिट दे देते हैं कि उसने मुझे कह दिया वरना मैं तो हमला करने वाला था। और मैं आप ही के चैनल पर बैठा था फरिया साहबा के साथ, तो तकरीबन शायद मुझे याद है 1 घंटा रहता था बम्बारी में, जब उन्होंने सिविलाइजेशन को खत्म करना था और तहजीब उड़ा देनी थी ईरान की। तो उन्होंने पूछा था कि आपका क्या ख्याल है, 1 घंटे बाद तो बमबारी शुरू हो जाएगी, आपका तजिया क्या कहता है? तो मैं कोई प्रिडिक्शन तो नहीं करता। तो उस वक्त एक्सटेंसिव बॉम्बिंग शुरू होने वाली थी, तो मैंने कहा था शायद सीज फायर हो जाए। तो वो बड़ी हैरान हुई, उन्होंने कहा ये क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा वो रिक्वेस्ट जाएगी पाकिस्तान से, इंशाल्लाह ताला वो मान लेंगे और वो जाहिर है सीज फायर हो जाए। उनको भी फेस सेविंग चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ गाइस साहब कि उनको चाहिए कि मुझे कोई कहे कि मैं बड़ा हूं, कोई कहे कि आप हमला ना करें। मिलिटरीली अगर कैपेसिटी होती तो 40 दिन में वो अपनी कौम को, अपनी मिलिट्री को और अपने जो भी वेल विशर्स हैं, अपने वोटर्स हैं, उनको ये विक्ट्री लेकर विक्ट्री ट्रॉफी दिखा चुके होते। लेकिन अब नहीं हो रही, तो वो चाह रहे हैं समथिंग टू टेक बैक विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री। ये चल रहा है चिश्ती साहब। जो F-35 का आप कह रहे हैं, जो जहाजों की, मैं सॉरी थोड़ा सा लेट में उस टॉपिक पे, जो जहाजों की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि न्यू फाउंड रियलिज्म अमेरिका की पोजीशन हो गई है। मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस समझते थे कि अमेरिका दे सकता है, वो रियलाइज हो गया कि वो तो अपने बेसिस नहीं बचा सका। तो एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी इन मुल्कों में आई है कि हमने अमेरिका का साथ देकर हमारे लिए क्या एडवांटेज हुआ। तो आई थिंक ये रियलिज्म की तरफ मुल्क जा रहे हैं। जो MBS का नाम आप ले रहे हैं, जो दूसरी स्टेट्स जो हैं वो पीछे हटती जा रही हैं, यूरोप नहीं सपोर्ट कर रहा, नेटो उस तरह नहीं सपोर्ट कर रहा, कनाडा ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। तो ये आई थिंक न्यू फाउंड रियलिज्म ग्लोबली आ रहा है। आने वाले वक्तों में देखें कि इसको किस तरह वो टर्न कर सकते हैं अपनी एडवांटेज में प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। चिश्ती साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि अरब जो है वो अमेरिकी छतरी से निकल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त यही है
कि क्या उनको एहसास हो गया है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है अमेरिका नहीं कर सकता, ना कर पाया है? ये सवाल मैं बाकायदा तौर पर पूरे हक़ाइक़ के साथ आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है सर कि अमेरिका बार बार अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान जो है वो खित्ते से अलावा भी अमेरिका को जो है वो हिट कर सकता है। हो सकता है कि उनके पास, बल्कि वो तो दावा कर रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर मार करने वाला उनके पास जो है वो मिसाइल मौजूद हैं। ईरान ने हमेशा ये वाजे किया है कि ना उनके पास ऐसी कोई मिसाइल हैं, ना उनके पास कोई जो है वो एटम बम है। तो फिर बार बार इस तरह का प्रोपेगेंडा इसको कहेंगे, या वाकईतन कोई सरप्राइज है ईरान के पास कोई ऐसा कि अगर कोई हमला होता है तो वो सरप्राइज ऐसा दे सकता है कि वो अमेरिका के जो तनसीबात हैं या अमेरिका खुद इटसेल्फ उनका मुल्क वहां पर भी उसको हिट कर सकता है? मियां साहब, मैं अमेरिका में क्योंकि काइजन फाउंडेशन हमने यूएस से बनाई हुई है, मैं उसका पैटर्न इन चीफ हूँ, वहां हमने जना लाइब्रेरी खोली है, तो मैं वहां काफी दोस्तों को जानता हूं, उनसे मैं बात करता रहता हूं उस सिलसिले में। तो उनको ये लगता है कि ये जो जंग है हमसे बहुत दूर है। ये हमारी फौज जरूर लड़ रही है, हमें एक खुद पर्सनल लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। जो दुनिया में मुल्क चाहते हैं कि सीज फायर ना हो, जिसमें इसराइल नंबर 1 है, वो ये अमरीकी लोगों को ये पैगाम देकर एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करना चाहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि स्टेक होल्डर सिर्फ इसराइल है और 1600 किलोमीटर दूर हम पर वेपन्स गिर रहे हैं, तो 6-7 हजार किलोमीटर आप तक भी पहुंच जाएंगे कि उनके पास तो 10,000 वाला मिसाइल आ गया। तो ईरान भी कह रहा है, और ईरान के पास अगर होता भी किसी स्टेज पर, वैसे ही अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, तो ईरान को नहीं चाहिए कि अमेरिका के लोगों को हिट करे, क्योंकि अब वेज बनी हुई है बिटवीन इजरायली पीपल, द गवर्नमेंट मैं बात कर रहा हूं, एंड अमेरिकन गवर्नमेंट, और एक मिसट्रस्ट का डेफिसिट हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी देर डिस्कशन के लिए अगर कोई काबिलियत होती और वो अमेरिका को हिट कर देता, तो ओपिनियन फिर कन्वर्ज हो जाएगी, जो ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होगी। तो आई थिंक ये वो शो स्पॉइलर हैं जो बेसिकली अमेरिकी लोगों को ये खौफ पैदा करना चाहते हैं कि हम नहीं बचे हुए, कुछ अरसे में अगर ये हुआ तो आप भी नहीं बचेंगे। अगर अमेरिकन कन्वेंशन हमला या न्यूक्लियर हमला आप पर होने वाला है, तो आप स्ट्रेट अवे आए और इसके खिलाफ खड़े हो जाएं और उसको एलिमिनेट कर दें, रिजीम चेंज कर दें। तो आई थिंक ये उसी कैंपेन का हिस्सा है, मोर ऑफ प्रोपेगेंडा, नथिंग डू विद द रियलिटी। हम बहाने की बात कर रहे थे कि जो ट्रंप साहब हैं वो बहाने ढूंढ रहे हैं जंग से निकलने के लिए, बहाना कोई मिल नहीं रहा, किसी पर डालते हैं कि उसके कहने पर उसके कहने पर मैंने जंग जो है वो बंद की है। आज भी उन्होंने कहा कि हम ईरान बेताब है डील के लिए, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं देंगे, हम दोबारा हमला कर देंगे। जो अरब ममालिक हैं सर, इस जंग से पहले और बाद की सूरत बहुत मुख्तलिफ है। जो अरब ममालिक हैं वो लग यही रहा है कि वो अमरीकी छतरी से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि खबर ये आई कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, ना सिर्फ उन्होंने इनकार किया कि अपनी सरजमीन देने से, अब और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमला नहीं करना ईरान पर, मना किया गया उनकी जानिब से ट्रंप को। और जो कतर के अमीर हैं उन्होंने भी यही कहा कि अपनी सरजमीन देने से इनकार किया, और साथ उनको मना भी किया कि हमला नहीं करना। यूएई की जानिब से भी मना किया गया, क्योंकि यूएई लगता है कि वापस लौट रहा है, क्योंकि इसलिए कि वहां पर जो नेतान्याहू का दौरे की गूंज थी वो यूएई तो तरदीद करता रहा, लेकिन नेतान्याहू खुद उसकी तस्दीक करते रहे और उसके मशीर भी तस्दीक करते रहे जो उनके साथ थे, मुबैना तौर पर वो दौरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसी सतह पर उनको ले आए कि जिस पर यूएई जो है वो तरदीद ही कर रहा था। सर, कबल अज जंग और कबल अज बाद अज जंग खलीज तो बदलता हुआ नजर आ रहा है, बदल चुका है। क्या ये जो अमरीकी छतरी है उससे निकले हैं, या ये जंग की जो सूरत हाल पैदा हुई है इससे अरब ममालिक, खलीजी ममालिक इकट्ठे होंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे एक दुश्मन के खिलाफ, या पाकिस्तान का रोल जो है वो खलीजी ममालिक में बढ़ जाएगा, चीन का रोल बढ़ जाएगा? क्या मंजरनामा देख रहे हैं मुस्तकबिल का? मियां साहब देखिए, जो लीडर का ट्रस्ट होता है ना, किसी लीडर का भी, और खासतौर पर अगर सुपर पावर का वो सदर हो, तो उसका ट्रस्ट और इंटेग्रिटी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू गिनी भी जाती है और होनी भी चाहिए। और अगर उसका एक दफा ट्रस्ट शैटर हो जाए किसी वजह से भी, तो वो फिर डोमिनो इफेक्ट होता है। वो बचपन में जब ईंटें खड़ी करके एक ईंट को धक्का मारते थे तो सारी ईंटें गिर जाती हैं, कार्ड भी इसी तरह सारे गिर जाते हैं। तो ये डोमिनो इफेक्ट होता है। लीडरशिप का बहुत ज्यादा डोमिनो इफेक्ट होता है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी किसी वक्त लूज हो जाए, तो न्यू फाउंड रियलिज्म सिर्फ मिडिल ईस्ट के लोगों को अचानक तो नहीं आ गया। आप इटली का देख लें, आप स्पेन का देख लें, उनके लीडर्स को वो कहते हैं कि दे आर हॉरेबल, उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया। नेटो का देख लें, उन्होंने फ्रेंड किया। कनाडा को वो स्टेट बनाना चाहते हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे सर्कमस्टांसेस में
एक हम्बल, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब इतनी बड़ी सुपर पावर एक कैंपेन चलाने जा रही हो जंग में, तो उसको तो कन्वर्ज करना चाहिए लोगों को अपनी तरफ, एक यूनिटी और सिंबलिज्म डेवलप करना चाहिए कि ईरान के खिलाफ इतने लोग मेरे साथ हैं। कोसोवो का, बोस्निया का हुआ था, सर्बिया का हमला जब अमेरिका ने किया था, 78 दिन तक बमबारी की थी और तकरीबन नेटो के तमाम ममालिक शामिल थे। तो मैं ये अफगानिस्तान पर जब बमबारी की थी, ऑलमोस्ट आपने देखा कितने दिन बमबारी हुई, तब जाकर वो कब्जा हुआ, तमाम नेटो ममालिक साथ थे। अफगानिस्तान जो पहली दफा हुआ था वो भी साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक मॉरल असेंडेंसी होती है, स्टेक होल्डर्स आपके साथ ज्यादा होते हैं, लॉसेस शेयर होते हैं, आपके खिलाफ कैंपेन नहीं चलती आपके अपने मुल्क में, क्योंकि लॉसेस और के भी हो रहे होते हैं, तो आप लोगों को कहते हैं कि ये कंबाइंड लॉसेस है। अब अमेरिका ने क्या किया, आने से पहले सबको फेंड किया, तो यूरोप बाकी ममालिक ऑफेंड हो गए। तो अब मिडिल ईस्ट के ममालिक को भी एक न्यू फाउंड रियलिज्म आया है कि ना वो डिफेंड कर पाए उनके एयर बेसिस को, जो 13 या 16 के करीब बेसिस हैं उनके, वो भी डिफेंड खुद नहीं कर पाए, उनके पर्सनल को मूव आउट करना पड़ा, इफेक्टिव रहे नहीं, उल्टा उनकी डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ड हो गया, इकोनॉमी तबाह हो गई। तो आई थिंक इसके अंदर दोज और चार करने की जरूरत ही नहीं है। तमाम मुल्कों को अब रियलाइज करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा, जो ओवर द डिकेड्स हमने ये सारी कन्वर्जेंस की थी अमेरिका के साथ, उसने पे ऑफ किया कि नहीं। और ऊपर से ईरान की स्ट्रेंथ, न्यू फाउंड स्ट्रेंथ ईरान को मिल गई है। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली रीअलाइनमेंट होगी। ब्लॉक्स क्या शक्ल अख्तियार करते हैं वो आने वाले वक्तों में पता लगेगा। अच्छा, ये फरमाइए, आयरन डोम के खिलाफ दोनों बोले हैं, शी जिनपिंग और प्यूटिन, और ये क्या, और ये साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ जंगल का कानून है, तो ये फौरन बाद में दौरा हुआ, ये क्या मैसेजिंग की गई है और क्या कहा गया। और ये भी याद रहे कि $14 बिलियन की ताइवान को डील भी उसने कैंसिल कर दी है। तो ये एक तो बड़ा डिफेंसिव पे चला गया ट्रंप। एंड ये आयरन डोम के हवाले से ये क्यों, गोल्डन डोम जो कि होगा ऊपर से खला में से, इसके खिलाफ क्यों बोले हैं दोनों बड़े लीडर? देखिए, अमेरिका का कोई भी जो स्ट्रेटेजिक डिजाइन का वेपन होगा वो दोनों मुल्कों को काउंटर करेगा, और जितना आप दुनिया से दूर जंग लेकर जाएंगे उतनी ही ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ डिस्कंफर्ट या अनोयंस शुरू हो जाती है। प्रेसिडेंट पुतिन का जो दौरा है वो ऑलमोस्ट आपने देखा अनाउंस ही प्रेसिडेंट ट्रंप के फौरन बाद हुआ है। दैट मीन्स ये सीक्वेंशियल किया गया है। और प्रेसिडेंट पुतिन की क्या इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है ईरान से, तो वो सिर्फ 1.4 बिलियन बैरल रोजाना लेता है चाइना, जो कि ईरान का तो 90% है, लेकिन चाइना का सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है, बाकी वो ज्यादातर रूस से पूरी करता है। रूस के बहुत ज्यादा स्टेक हैं, रूस सबसे बड़ा क्लाइंट है। रूस का ये पहुंचने का एक साबित करना भी है प्रेसिडेंट पुतिन का इस टाइम के ऊपर कि मैं ट्रस्टेड पार्टनर हूं, क्योंकि ऑयल की सप्लाई का कभी उन्होंने ना ब्लैकमेल किया ना थ्रेटन किया, नंबर वन। चाइना भी ये चाहता है कि बगैर मुझे सुपर पावर डिक्लेयर किए जाए, मुझे सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर माना जाए, तो ये एक रेलेवेंस है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कमजोरियां उनको कवर करने गए हैं। इस दफा 2007 से लेकर इस दफा जो उनकी मिलिट्री पहली हुई है नेशनल परेड, वो इतनी लिमिटेड हुई है, मोर ऑफ ए सिंबॉलिक हुई है। किस वजह से? कि यूक्रेन के ड्रोन आकर हमला ना करते रेसल्स पर या एक्चुअल परेड के ऊपर। तो मैं ये सिर्फ बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की दौरे के बाद सिर्फ ये स्टैंड अलोन नहीं है कि उन्होंने उनकी दुश्मनी में होना है, उनके अपने अपने भी मसाइल हैं जिन पर उन्होंने कन्वर्ज होना है, और कन्वर्ज होकर वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और सबसे क्रिटिकल इस वक्त पोजीशन चाइना की है कि किस वो ज्यादा किसकी तरफ लाइन होता है। लेकिन आखिरी जुमला ये है कि चाइनीज बहुत समझदार हैं, वो ओपनली किसी ऐसे मुल्क की तरफ नहीं जाएंगे आउट ऑफ द टू, रशिया या अमेरिका। वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, अपनी सिक्योरिटी देखेंगे, अपना इकोनॉमिक बिजनेस देखेंगे और अपने स्टेक देखेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद चिश्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आप हमेशा यू आर सो काइंड टू स्पेयर टाइम फॉर अस। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ घर की खबरें भी देखेंगे, घर में भी कुछ तब्दीलियों की क्या हवाएं चल रही हैं, या मैं ये भी फिर ट्रंप वाली बात है कि आज हमला कर देंगे और कल नहीं करेंगे, तो क्या कहानी है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन जनाब मुनीब फारूक साहब, एंकर हैं, तजिया निगार हैं, कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब फारूक साहब। मुनीब फारूक साहब, जहां हम एक तरफ देखते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है वो बड़ा हाई हुआ है, और उसके बाद यूं यहाँ तक कि अब बहुत से मुल्क हमसे सिक्योरिटी एम्ब्रेला मांग रहे हैं, बल्कि कुवैत का नाम भी आ रहा है। बट व्हेन वी लुक विद इन, अंदर देखते हैं हम, तो हम देखते हैं मैशत का मामला है, अजीब अजीब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कुछ रिज्यूमे घूम रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स की आवाज़ें फिर से उभरना शुरू हो गई हैं। तो हुजूर, आप अंदर की खबर रखते हैं, तो ज़रा अंदर की खबर आज बाहर तो लाएं जनाब मुनीब साहब।
बहुत शुक्रिया काई साहब आपका। सर देखिए, ये बात तो इसमें काई साहब कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टेचर है उसमें बहुत इज्जत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है और बड़ी नेकनामी मिली है। मिलिटरीली हमने पिछले साल बहुत सक्सेस ली है, डिप्लोमेटिकली एवर सिंस दैट टाइम हमने बहुत ली है, अभी भी बहुत मिल रही है। बट यस, अगर हम इनवर्ड देखें तो हमारे बहुत से मसाइल हैं, और जो ये मुआशी मसला है ये तो अब एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है। और अगर आपको याद हो, आज से 8-10 साल पहले आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो आपकी मईशत का उसको पिवट करार दिया गया था कि ये पिवटल है आपकी कौमी सलामती के लिए। हम इस वक्त बहुत बुरे मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, दुनिया को हिट हुई है एक मुआशी बहरान से। लेकिन आप महंगे पेट्रोल से लेकर एक्सपोर्टर से अगर आप बात करें, वो अपनी जगह अलहदा रो रहे हैं और उन्हें लगता है कि लेपापोती ज्यादा है, असल में मसाइल बहुत ज्यादा है। अगर आप ओवरऑल आप सर्कुलर डेट के देखें, आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें, आप सतह गुर्बत देखें, और रिकॉर्ड लेवल के ऊपर ये तमाम चीजें हैं। लिहाजा ये एक बहुत सख्त और मुश्किल मामला है। लेकिन जिन सीवीज की आप बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो हो सकता है, बिकॉज निहायत एहतराम से जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब को भी माजी में जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं उनको भी शायद इम्पोर्ट ही किया गया, और जारी बात है उसमें चंद अहम स्टेक होल्डर्स शामिल थे। लेकिन मईशत शायद एक ऐसा सब्जेक्ट है, या वजीर खजाना का ओहदा ऐसा कोई थैंकलेस जो ओहदा है कि जिसमें नो मैटर आप जो मर्जी कर लें, इवन इफ यू बेंड अप बैकवर्ड्स, आप शायद पूरी तरह हर जगह पूरा नहीं पढ़ पाते। और जो इस वक्त नया काम अब हुकूमत ने शुरू किया है, तकरीबन 700 अरब आपने नया टैक्सेस है इन एडिशन टू व्हाट यू एक्चुअली कलेक्ट, वो आपने आईएमएफ के टारगेट्स को अचीव करना है। तो फिर जब आप ये लेवीज और इनकी भरमार करेंगे तो लोगों की तो चीखें निकलेंगी, और वो निकल रही हैं। लिहाजा गवर्नमेंट ताकत में जरूर है लेकिन ब्लीड कर रही है पॉलिटिकली। मुनीब साहब, जब हम बात करते हैं मईशत की, अभी बात कर रहे हैं कि माशी हालात बेहतर नहीं है, बहरान है। बहरान तो हमारे यहाँ जो है वो रहता है, क्योंकि अभी अगर दुनिया बहरान में है तो हमारे यहाँ तो बहरान पहले भी रहता है। क्यों, अब देखें, हमारा लेवी जो है वो 1200 अरब रुपया हम वहाँ से इकट्ठा करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट इकट्ठा करते हैं। लेवी जो है वो डायरेक्ट हुकूमत के पास जाता है। कैपेसिटी पेमेंट तो खैर हम आईपीपीस को दे देते हैं, बाकी टैक्सेस जो है वो भी आपके हमारे जो मुलाजमीन हैं वो 400-500 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। जो 20 करोड़ आवाम है, मैं 5 करोड़ की ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 20 करोड़ की बात कर रहा हूं, वो हर किस्म का टैक्स दे रहे हैं। 680 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल जिसको कहते हैं, वो तो फिर चोरी हुई। वो तो फिर टैक्स कलेक्शन में तो ऐसा नहीं है कि टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ। टैक्स तो बिजली के बिलों पर भी कलेक्ट होता है, गैस के बिलों पर भी कलेक्ट होता है। हर जगह से आप कोई चीज खरीदें वहां से भी जो टैक्स कट जाता है। तो इस वक्त हमारी टीम का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, हुकूमत का मसला है। मसला सर क्या है? सिर्फ यहां तक हम कह सकते हैं कि मौजूदा हालात पे डालें, या इसको बाकायदा तौर पर पूरी हुकूमत पर डालना चाहिए? क्योंकि जो माशी टीम है वो तो हुकूमत के अंडर ही काम करती है ना, वजीर आजम के अंडर ही काम करती है। ये सर आपकी बात दुरुस्त है, बहरहाल जिम्मेदारी वजीर आजम की बनती है। और मुआशी टीम के हवाले से अगर मैं ये कहूं कि वजीर आजम, मैं खबर आपको दे रहा हूं कि अगर वजीर आजम मुआशी टीम के हवाले से मुतमईन है या कुछ चीज़ों पर वो समझ रहे हैं कि चीज़ें ठीक हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ मेजर प्रॉब्लम्स हैं और वो शायद उससे नाखुश भी हैं। वो एफबीआर से भी मुकम्मल तौर पर उनकी वो खुश नहीं है, और उनको वहाँ पर भी कुछ शिकायतें हैं, और वो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन कई दफा हुकूमत पैनिक स्ट्रिकन होती है कि जब मसाइल भी हों और दबाव भी बेशुमार आ जाए, और दबाव आमतौर पर पाकिस्तान की मुक्तदरा से आता है कि जी ये पुट योर एक्ट टुगेदर, या ये नहीं हो रहा, फिर हुकूमत अनकंफर्टेबल हो जाती है। खास तौर पर इस तरह की जो अड़ी जुड़ी हुई हुकूमतें होती हैं, जो कोलेशंस पे बनती हैं, वो फिर वीक महसूस करती हैं खुद को विद एवरी पासिंग मोमेंट कि हम तो बिल्कुल हमारा काम खराब हो रहा है। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वो हुकूमत उस लिहाज से कंफर्टेबल है, लेकिन मुआशी चैलेंज हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। और हुकूमत अनलेस के कोई इस बजट के अंदर कोई मेजर रिलीफ लोगों को ना दे, तो अगर दे देती है कुछ, कोई फायदा होता है लोगों को, तो फिर तो ठीक है। अच्छा मुनीब भाई, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। कल मैं आपके शो में बैठता हूं, बड़ा मजा भी आता है वहां पे। ये फरमाइए कि कल भी बात हुई
कि हुकूमत को हम कैसे डिवोर्स कर सकते हैं। जिस तरह हम कल आपके शो में भी बात कर रहे थे कि जितने स्कैंडल्स हैं वो तो एसोसिएटेड हैं विद द पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। तो फिर क्या अभी एक आपने मीनिंगफुल फ्रेज इस्तेमाल की कि ब्लीड कर रही है पॉलिटिकली, विल दिस ब्लीडिंग बी कॉन्सिक्वेंशनल, यू नो, या जो पावर दैट बी है वो कहेंगे यार ये धंधा चलाते रहें आप? देखिए, बहुत अरसे तक बहुत कुछ तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता काई साहब, नेचर ऐसा है किसी भी पावर के अंदर जब आप होते हैं रिलेशनशिप्स का। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ चीजों को अगर वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी तो फिर उन्हें तब्दील करने का कहा जाएगा। मैं अगर गलत नहीं हूं और बहुत मोहतात तरीके से कहूं कि जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब की आमद और उनकी जो पोजीशन है वो भी उसमें पाकिस्तान की मुक्तदरा की अप्रूवल, कंसेंट, नॉड शामिल है। इसहाक डार साहब को वजारत खजाना का कलमदान ना मिलना भी एक अहम चीज थी। लेकिन इसहाक डार साहब से किसी को रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन क्या मईशत ने उस तरह से ग्रो किया या चीजें बेहतर हुई जैसे हो रही थी? हम मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स की बात करते रहे, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, साउंड्स गुड ऑल्सो, बट तीसरा सवाल वो होता है जनाब गाजी साहब, जब लोग आपसे पूछते हैं कि आपने हमें एक्चुअल में दिया क्या है, आपने कितनी क्राइसिस अवर्ट किए, आपने कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, कितना अच्छा आपने किया, वो ठीक है, एक चीज मौजूद है। लेकिन तीसरे साल में लोग आपसे पूछ रहे होते हैं कि जनाब हमारे हिस्से में क्या आया, अवाम के हिस्से में रिलीफ नहीं आया, और ये बात क्लियर है। अब सवाल यह है कि क्या जो पावर हाउस है पाकिस्तान की हुकूमत का, वो भी इसको कहता है कि ठीक है जी आप इसमें बेहतरी लाएं, वी कंटिन्यू टू सपोर्ट यू। फिलहाल तो यही लगता है कि इट इज गोइंग टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चल ही उनकी वजह से रही है, अदरवाइज तो मुनीर साहब एक और मौजू भी है मुल्क में, एक और मौजू भी है जो कि बड़ा जेर बहस है और बहुत से लोग उसकी बात करते हैं और बहुत से लोग जो है उससे लाइलम अभी तक हैं। 28वीं तरमीम, 28वीं तरमीम में बहुत से वज़रा कहते हैं वो आ रही है और वजीर कानून और दीगर वज़रा कहते हैं उनको इल्म ही नहीं है, और मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा सदर जरदारी से कहते हैं कि 18वीं तरमीम बचाएं क्या। और साथ ये भी कहा जा रहा है, ये भी खबरें हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है 28वीं तरमीम के बाद जो है बड़े अहम हो जाएंगे, वजीर आजम बन जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ रहे हैं, इमरान खान को बाहर लाया जाएगा, बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। सर ये सारा कुछ 28वीं आईनी तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है, कोई आ भी रही है, या ये सिर्फ एक डिस्कशन है मार्केट के अंदर के सारी लोग जो है इस पर जो है बहस कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज सामने नजर नहीं आ रही? अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको अर्ज करता हूँ जी, कि एक तो ये कि मोहसिन नकवी साहब बहुत करीब हैं पाकिस्तान की फौज की क़यादत के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन इट्स करंट फॉर्म तो मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम नहीं बन सकते, बिकॉज वो मेंबर ऑफ सेनेट है, उनको फिर MNA का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो कि किसी भी वक्त लड़ा जा सकता है तब अगर वो वजीर आजम बनेंगे। लेकिन मुझे फिलहाल तो फौरी तौर पर तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसके मिसाली फिलहाल ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वहां पर भी कुछ तब्दीली मुझे नजर नहीं आती कि उनको शहबाज शरीफ साहब को डंप करके तो एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। नंबर 3 बात यह है जी कि जो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से वफाकी वज़रा की बात है, तो उसको तो आप अंग्रेजी में एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो आप उस तरह लिया करें कि बस ठीक है ये जो कह रहे हैं मतलब ठीक है, उस पर क्या एतबार करना, क्योंकि माजी में भी हम तो वफाकी वज़रा और वजीर पार्लिमानी अमूर वो तरमीम आने से एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा कोई तरमीम नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, और धड़ाम से 27वीं आईनी तरमीम आ गई। इसीलिए जब कन्वीनियंट होगा, होमवर्क हो चुका होगा, तो आईनी तरमीम आ जाएगी। याद रखिए जहां तरमीम आईनी की जरूरत होगी वो कर ली जाएगी, जहां जो आपकी जरूरत होगी सादा अक्सरियत के कानून बनाने की, यानी सिंपल लेजिस्लेशन की, वहां कर ली जाएगी। तो लेकिन सर शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की बातें भी चल रही हैं और इमरान खान को बाहर लाने की बातें भी चल रही हैं, क्या यह भी एक सोशल मीडिया स्टंट है? देखिए, इमरान खान साहब, एक तो कौन ये नहीं चाहेगा कि वो बाहर आए, बिल्कुल आना चाहिए। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म में सियासत में तलखी नहीं होनी चाहिए, ये तो बहसियत एक पाकिस्तानी मेरी राय हो सकती है। लेकिन हो क्या रहा है, मुझे इमरान खान साहब फिलहाल बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि मुझे ये जो नजर आ रहा है कि उनका 2 केसेस में वो इस वक्त कन्विक्टेड हैं,
तीसरा केस GHQ हमला केस जिसमें वो चार्जशीट हुए हुए हैं दिसंबर 2024 से, वो पेंडिंग ट्रायल है, चल रहा है। कुछ अरसे बाद शायद उसमें भी फैसला आ जाएगा और कन्विक्शन उसमें भी हो जाएगी। और जो 190 मिलियन पाउंड केस है, अदालत से रिलीफ फिलहाल तो मुझे उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा बादियों नजर में। अगर यहां नहीं मिलता और ऊपर चला जाता है आईनी अदालत में, तो वहां पर भी शायद मौत साहब तो हो जाए कि नहीं जी उनकी जो सजा मिली वो दुरुस्त थी। मुनीर फारूक साहब, इट वाज ऑलवेज जी। ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच। मुनीर फारूक साहब से हम समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये बात तो है कि पॉलिटिकली ब्लीडिंग हो रही है हुक्मरान जमात, और कितनी देर लगती है एसेट से लाइबिलिटी बनने में, हम देखते ही रहते हैं। अमेरिका कल तक एसेट था, आज लाइबिलिटी है। बहरहाल एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे सस्ता तेल खरीदने की क्या हिम्मत हम जुटा पाएंगे अगर मैं हिंदी का लफ्ज़ मादरत के साथ इस्तेमाल करूं, या फिर हमें अमेरिका बहादुर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। देखते इस हवाले से बात करते हैं क्या हो सकता है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब, रोज़ ही हम बात करते हैं ईरान में बड़ा सस्ता तेल है। मैं गलत नहीं कह रहा तो 30% एनर्जी की हमारी इंपोर्ट्स हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कभी ठीक नहीं हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट फिर इस दफ़ा बढ़ गया है, हम कह रहे हैं, क्योंकि जो हालात हुए हैं। फूड जो है $14 बिलियन की इतनी हम इंपोर्ट करते हैं इस दफ़ा, वो भी पहले 9-10 महीनों में उसमें भी इजाफा हो गया। रूस से सस्ता तेल इंडिया ख़रीदता रहा, हम नहीं खरीद सके। तो इतनी दम है इस हुकूमत में कि जो है अब तो लागर सा अमेरिका है बेचारा, मतलब अब हम खरीद पाएंगे ये तेल सस्ता। लेकिन यहाँ पे ये एक बात हुई थी कल मेरी आपकी, यहाँ पे जो जिस क्वालिटी का तेल है उसको रिफ़ाइन करने की शायद हमारे पास सलाहियत नहीं है। तो ये फिर हमें खाली खुली खुशखबरी है मियां साहब। लेकिन नहीं काश साहब, ये खाली खुशखबरी नहीं है अब, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता था, अमेरिका ने रोक दिया। वहाँ रिफाइन भी होता था। हाँ, रिफाइन भी होता था। अमेरिका ने रोक दिया, पाबंदियां लगा दी, वो हट गया, पीछे हट गया और वो फरार हो गया। लेकिन इस वक्त ये है कि मुआहिदा होता है ईरान और अमेरिका के अंदर, जो कि नज़र आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब आज दूसरी दफ़ा जो है वहाँ गए हैं। कल मोहसिन नकवी साहब कोयटा आए थे और कोयटा से ही मुलाकात करके वापस चले गए, और वो दूसरी दफ़ा जो है वो ईरान गए हैं। और उम्मीद है यकीन की हद तक कि मुआहिदा हो जाएगा। जब ये मुआहिदा हो जाएगा, उसकी मेन शेक ये है कि पाकिस्तान जो ईरान पर पाबंदियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जैसे ही पाबंदियां खत्म होती हैं तो सस्ता तेल हमारे पास दो मौके हैं सबसे बड़े, एक ईरान से तेल की गैस ऑयल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन। अगर ईरान से गैस आती है तो हमारी जो लोकल गैस है इसकी जो कीमत है इससे सस्ती गैस हमें मिलेगी, और अगर ईरान से जो तेल है वो वहां से पाइपलाइन आ जाती है या वैसे अलाउ कर देते हैं। इसमें आपने अगर लगा दिया है? नहीं, जाहिर है अगर इसलिए लगाया है कि उन्होंने अपनी पाइपलाइन बना ली, हमने नहीं बनाई, तो मसला हमारा है। अगर वो आ जाती है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सर कि इस्लामाबाद के अंदर पेट्रोल जो है वो 37 रुपए लीटर तक होगा। उससे आप लेवी शेवी जितनी मर्जी लगा के उसको 100 रुपए कर ले, लेकिन वो मिलेगा। लेकिन दूसरा सर ये है कि लेवी जो है वो 100 रुपया करने का फैसला हुआ है। अब 100 रुपये लगा लें, कोई मसला नहीं। बड़ी पाइपलाइन जो है वो 5 आ रही है पाकिस्तान के अंदर। एक जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर आ रही है वो गैस पाइपलाइन है, वो ईरान से है, वो जैसे बंदियां खत्म होती हैं वो आ जाएगी, और दूसरी तापी आ जाएगी। तीसरी जो है नॉर्थ साउथ रूस गैस पाइपलाइन आ जाएगी। चौथी कतर से आ रही है, वो भी गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में आ रही है। और पांचवा जो है वो ईरान से तेल जो पाइपलाइन है वो आ रही है। ये पाकिस्तान के अंदर आएंगी, यहां से होके गुजरेंगी। इसलिए भारत है वो तरलों पर भी है, क्योंकि वो मकार दो दुश्मन है, वो तो इसलिए वो कह रहे हैं उनसे बातें करें। सर आज जो बहुत बड़ी खुशखबरी है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान में समंदर से जो तेल बरामद होना है, जो कि बहुत बड़े ज़खायर यहां पर मौजूद हैं, मकरान से लेकर जो है वो अब आगे इंडस डेल्टा पूरा का पूरा जो है कराची तक तेल से भरा हुआ है। इससे 3 लाख बैरल तेल जो है वो निकल सकता है। आज 23 ब्लॉक्स जो हैं उनके अवार्ड हो चुके हैं, उनके जो जिसको जो कहते हैं यानी लाइसेंस, वो अवार्ड हो चुके हैं। 54,500 सालों की बात है सर, नहीं 54,600 मुरब्बा किलोमीटर पर जो है, नहीं इसकी असेसमेंट पहले हो चुकी है। इसकी असेसमेंट पहले हो चुकी है। सब देखिए, ये जो मैंने किसी बार एक सेकंड दीजिएगा, सिर्फ मैं इसे खद्दोखाल बयान कर दूं। एक 54,600 मुरब्बा किलोमीटर पर जो है वो इसकी तलाश की जाएगी। $82 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इनिशियल,
और उसके बाद $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, फिर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं, सब मैं है। इसमें- और ये अगर फर्ज करें 2 साल भी लगते हैं सर, समंदर से मैं डीप 2 सी साल क्या लगने डीप हैं, सी सर? ड्रिलिंग करनी है ना, वो कहते हैं 2 ना- साल में 3 लाख बैरल तेल निकल आए तो फिर इन दी लॉन्ग रन मसला वी तो आर, नहीं। वो कहते हैं ना, केन्स ने कहा था इन दी लॉन्ग रन वी आर डेड। दो मैं बातें आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि जब ड्रिल करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि इसके क्या ये फिजिबल है या नहीं है, क्या इसकी कास्ट ज़्यादा है। जब जो मेरी बात हुई माहरीन से, मेरी अरशद साहब से, राशिद क्या नाम है, अरशद अब्बासी साहब से बात हुई, तो वो जब अंदर जाएंगे, बात एक है, यहाँ मुझे रुकावट कोई पहाड़ नहीं रोक सकता, कोई चीज़ नहीं रोक सकती, मगर कोई ये स्मगलर माफिया है वो नहीं आने देगा। यहाँ पे जो इशराफिया का माफिया है वो इनको क्या ट्रिकल डाउन होकर आवाम तक आने देगा? क्या वो ये चाहेंगे कि यहाँ बिजली जो है वो 3 रुपए की हो जाए? और सर जी मैं आपको बताऊं, जिस वक्त तक ये एलीट यहाँ बैठी हुई है, तुसी जो मर्जी कर लो, जिथे हर चीज है इस मुल्क में। ओ सर इनकी दिहाड़ियां हैं, इनको पीछे से प्रोटेक्शन है, जो मौजे जो करते हैं माफिया की ऐसी की तैसी माफिया। और फिर मैं एक गल भी तो सुनानी है, पंजाबी की बात सुनानी है आपको। उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ साहब का डायलॉग याद आ गया, कहता मैं थोड़ा आसान जिंदगी भर नहीं भूलांगा जे बंदे का पुत्र होया थे। ये फिल्म बंदे का पुत्र याद है ना आपको? और सर जी क्या बात करते? नहीं, ये होने वाला है। देखिए जिन शख्सियत की आपने बात की है ना, अरशद अब्बासी साहब की, उन्हीं की एक रिपोर्ट है, एसडीपीआई ने छापी है ना, उनकी एक रिपोर्ट पता क्या है? उनकी रिपोर्ट ये है, और ये बात फैक्ट है। मैंने भी जो अमेरिकन असेसमेंट अदारा है इसका पेट्रोलियम का, उनकी भी ये रिपोर्ट है 2015 की, ये प्रेस रिलीज है वजारत पेट्रोलियम की, कि वहां से राजस्थान की पट्टी, पूरा साहिली पट्टी, और आगे जो है वो पूरे का पूरा कसूर तक ऑयल ही ऑयल है। पाकिस्तान में 5 लाख बैरल तेल निकल सकता है। और आज तारीख क्या है सर? 20 मुझे खत्म करना है, एक सेकंड आखिरी बात करूंगा। आज 20 तारीख है, 22 से 23 जो है वज़ीर आज़म का दौरा हो रहा है चीन का। सीपैक 2 पर मेरी एक दरखास्त है, सीपैक 2 पे मेरी एक दरखास्त है, बिलियंस डॉलर के मामले होने मैं खुदा का वास्ता पीएम साहब, आप जाएं, सैर करें, घूमें ना। कि आपने $14 बिलियन के मुआहदे किए, हमारा बुरकस निकल गया, फिर टुर के आ जाएं ये सियासी, मगर खुदा के लिए कोई मुआहदा ना कीजिएगा जो हमने मुआहदे देखे हैं। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।